हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए 19 ऑफ द जून 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जहां पे हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से करंट अफेयर को आज के कवर करेंगे आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी स्पेसिफिक है। अगर आप और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप नॉलेज के पर्पज से देखना चाहो तो उसको देख सकते हो, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्स के लिए जो दूसरा वीडियो हम लोग डालते हैं, जो कि लगभग आपका 3 बजे के आसपास आता है, वो वीडियो आपका बाकी सारे एग्जाम्स के लिए है। वो वीडियो यूपीएससी के लिए भी रेलेवेंट है और बाकी सारे एग्जाम के लिए तो रेलेवेंट है ही, बट ये आपका सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए ही है। ठीक है, बहुत अगर आपको है तो आप पीसीएस वगैरह अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको एक तरीके से देख सकते हैं, नहीं तो बाकी आपको दूसरा वाला वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी जो न्यूज आइटम्स हैं वो ये 8 हैं। इन 8 चीजों को हम लोगों को आज कवर करना है। शुरुआत करेंगे हम लोग दो एडिटोरियल से जो कि आपके द हिंदू में आए हैं। ठीक है, ये दो एडिटोरियल आपके कहीं ना कहीं जीएस2 से ही जुड़े होंगे, तो इनको हम देखने का काम करेंगे। इसके अलावा बाकी की जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ेस हैं उनको हम लोग कवर करने का काम करेंगे। तो पहला जो आपका दोस्तों आर्टिकल आया है, एडिटोरियल आया है, वो आया है न्यू डायनेमिक्स, द G7 मस्ट रिव्यू इट्स ओन पर्पस इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। तो बेसिकली इसके की पॉइंटर्स कुछ हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जो मैं बोल रहा हूँ इसका आप चाहे तो रनिंग नोट्स बना सकते हो। थोड़ा मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आप इजिली रनिंग नोट्स अपने बना लीजिए। इसमें से आपको क्या अपने मेंस के लिए निकाल के ले जाना है, अगर G7 पे क्वेश्चन आ जाता है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे G7 के रोल के बारे में आपको लिखना है, तो कुछ ये चार पांच पॉइंट्स हैं इस आपके एडिटोरियल में जो आपके लिए जरूरी हैं। अभी आपको पता है G7 की आउटरीच सबमिट हुई है। ठीक है, G7 की आउटरीच सबमिट हुई है। आउटरीच सबमिट का मतलब क्या है? इन्होंने 10 और देशों के साथ मिल करके जो है मीटिंग करी है। G7 के देश तो थे ही, प्लस 10 और कंट्रीज थी। ये सारी आपकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक बातें हैं। इनमें से 3 कंट्री तो आपकी ब्रिक्स की थी। कौन कौन सी? पहली आपकी ब्राजील थी जिसके साथ आउटरीच सबमिट करी है, दूसरी आपकी इंडिया थी, और तीसरी आपकी यूएई थी। आपको पता है कि यूएई भी अब किसका मेंबर बन गया है? G7 का मेंबर बन, सॉरी, ब्रिक्स का मेंबर बन गया है। ठीक है, यूएई, इजिप्ट वगैरह अब आपके ब्रिक्स के मेंबर हैं। इसके अलावा 7 अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, इन लोगों के साथ आउटरीच सबमिट करी है किसने? आपका G7 ने। ठीक है, अब ये आउटरीच सबमिट हुई कहाँ है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यूपीएससी प्रीलिम्स में मैपिंग के ऊपर इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो अपूलिया रीजन है, अपूलिया रीजन जो है मेडिटेरियन सी के कोस्ट पे है। इटली में ही पड़ता है ये। ठीक है, इटली में ही पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे है। और इसको पुगलिया रीजन के नाम से भी हम जानते हैं। पगलिया या पुगलिया, आप इसको जो भी प्रोनाउंस कर लें। तो दोनों में से अगर कोई भी नाम आता है तो आपके पास पता होनी चाहिए। जो आउटरीच सबमिट हुई है ये यहाँ पे हुई है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इंडिया ने G7 की मीटिंग को 11वीं बार अटेंड किया है। ठीक है, कितनी बार? 11वीं बार। अब तक टोटल इंडिया 11 बार G7 की मीटिंग को अटेंड कर चुका है। यूपीएससी ये सब चीजें पूछ सकता है आपसे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। ये कहीं पे आपको लिखा नहीं मिलेगा, आपको इसे नोट करना पड़ेगा अपने कहीं नोट्स वगैरह में। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बात आते हैं हम G7 के रोल के ऊपर। कहा जा रहा है कि भाई एक जमाना था कि जब G7 जो है एक डायनेमिक डेमोक्रेसीज का ग्रुप हुआ करता था, जब ऐसे लोग जो है G7 कंट्रीज के हेड हुआ करते थे, जो अगर दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं उसको लेकर के हमेशा तत्पर रहते थे और हमेशा एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखने का ट्राई करते थे। मतलब यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया कि वो अपनी स्लीव्स रोल करके जो है हमेशा काम करने के लिए आगे आते थे। साल में एक बार जब भी इनकी मीटिंग होती थी और जो भी साल भर के मुद्दे होते थे, यहाँ पे प्रोएक्टिवली उसको डिस्कस करते थे। ठीक है, लेकिन जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया है, ठीक है, इस समय असल में पिछले 2-3-4 साल में दुनिया के ऊपर बहुत सारी आपदाएं आई हैं, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। जिसमें पहली आपकी और सबसे बड़ी है कहीं न कहीं कोविड-19 पेंडेमिक। उसके बाद जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए हैं रशिया के ऊपर। उसके अलावा जो आपका गाज़ा को लेकर के और इज़राइल को लेकर के जो दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन वहाँ पे कोई G7 का एक तरीके से रोल काम नहीं आ रहा है। इज़राइल यूएसए की बात भी नहीं मान रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, चाइना के साथ चल रही दिक्कतों की वजह से G7 कहीं न कहीं अब डल पड़ गया है। मतलब एक होता है ना कि टायर्ड नज़र आ रहा है, अब वो पाँव खींच करके आगे बढ़ रहा है कहीं न कहीं। और इसके जो G7 के लीडर्स हैं, उनके पीछे जो इलेक्टोरल बैकिंग है, वो भी कहीं न कहीं अब शेक हो रही है। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एक तरफा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है ना? जो बाइडेन का भी कन्फर्म नहीं है कि आएँगे कि नहीं आएँगे, ऐसे बाकी कंट्रीज़ में भी हाल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, ऋषि सुनक का आपको पता ही है, ब्रिटेन में कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले तक कितना ज़्यादा जो है इंस्टेबिलिटी का माहौल था और आगे भी कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है इलेक्टोरल बैकिंग के मामले में अगर कहा जाए तो। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिस वजह से G7 अब क्या हो गया है, कमज़ोर पड़ गया है। ठीक है? उसके अलावा जो अभी G7 की मीटिंग भी हुई है, वो सिर्फ़ एक जो हिंदी में टर्म होता है खाना-पूर्ति। आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, खाना-पूर्ति वर्ड बहुत यूज़ होगा वहाँ पे। ठीक है? खाना-पूर्ति का मतलब क्या है कि हाँ, बस कहने भर का जो है कुछ काम कर दिया। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने यूक्रेन के लिए सारी बातें करी कि हम मिलिट्री बजट देंगे,
ह्यूमैनिटेरियन बैकिंग देंगे, रिकंस्ट्रक्शन का सपोर्ट देंगे, है ना, ये सारे सपोर्ट हम देंगे, लेकिन इन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं बताया कि भाई अल्टीमेटली जो एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम है रशिया यूक्रेन वॉर, उसको आप कैसे खत्म करवाने में अपना रोल प्ले करोगे। ठीक है, इस पे कोई इनके विचार नहीं आए हैं। उसके अलावा G7 की कंट्रीज लगातार चाइना के ऊपर टारगेट करने की बात कर रही हैं एज अ ग्रुप, है ना, इंडस्ट्रियल टारगेटिंग, कि हमें चाइना को जो है साइडलाइन करना है, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से डोमिनेंस हेजेमनी बना रहा है अपनी, वगैरह वगैरह। लेकिन सवालिया निशान ये है कि भाई जो बाकी इंडिविजुअल कंट्रीज हैं G7 की, G7 एज अ ग्रुप तो बहुत बात कर रहा है कि हमें चाइना को पीछे करना है, पीछे करना है, बट जो इंडिविजुअल कंट्रीज है बारिंग यूएसए, और बल्कि यूएसए भी कहीं ना कहीं काफी हद तक इनके इंडिविजुअल टाइज टाइज जो है बहुत ज्यादा एक तरीके से डीप है चाइना के साथ, चाहे ट्रेड टाइज हो, चाहे आपके मिनरल एक्सप्लोरेशन को लेकर के चीजें हो, चाहे आपका जो है कोई भी और ट्रेड वगैरह हो, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट हो, सप्लाई चेन हो, हर एक चीज में ये G7 की कंट्रीज और चाइना आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो जब आप ऐसा ग्रुप तो बात कर रहे हो कि हम जो है इसका बॉयकॉट करेंगे, ये वही बात हो गई कि क्लास, अगर पूरी क्लास एक साथ कह रही है कि भैया ये जो फलाना टीचर है अच्छा नहीं, इसको हटवाने के लिए हम प्रिंसिपल को जो है एप्लीकेशन लिखेंगे, लेकिन इंडिविजुअली सारे बच्चों के उस टीचर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो इंडिविजुअली कोई नहीं चाह रहा है उसको हटाना, वो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक दिक्कत की बात है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो गाजा के ऊपर कोई भी आउटकम नहीं आया है ना, गाजा के ऊपर कोई भी कॉन्क्रीट आउटकम नहीं आया कि भैया वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फैला हुआ है, इसराइल जिस तरीके से वहां पे बमबारी वगैरह कर रहा है, दोनों ही साइड में दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं, इसराइल की तरफ भी बहुत सफरिंग है और गाजा की तरफ भी बहुत सफरिंग है, बट अल्टीमेट सोल्यूशन उसका पीस ही है। तो वो पीस आप कैसे लाओगे, इसमें भी G7, क्योंकि भाई G7 आपकी दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट कंट्रीज है ना, वो अगर कुछ नहीं कर पा रही तो बाकी दो देशों से क्या उम्मीद करी जाएगी। ये सारी बातें हैं यहाँ पे, जिस वजह से जो है कहीं ना कहीं G7 के ऊपर कहा जा रहा है कि अब G7 वो पहले वाला G7 नहीं रहा जो डायनेमिक ग्रुप हुआ करता था, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ये जो 3-4 पॉइंट है कि भाई इनका यूक्रेन को लेकर के क्या स्टांस है, गाजा को लेकर के इनका क्या आउटलुक है, चाइना को लेकर क्या आउटलुक है, और ये क्यों कमजोर पड़ गया है G7, ये सारी चीजें आपको कहीं पे 4-5 पॉइंटर में नोट कर लेनी है, आपको आंसर राइटिंग में काम आएंगी। ठीक है, अगले आर्टिकल में हम बढ़ेंगे, द हाई कॉस्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक डीकपलिंग। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जमाने से क्या चल रहा है, यूएसए और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है। अब ट्रेड वॉर का मतलब क्या होता है भाई, कुछ चीजें चाइना यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, कुछ चीजें यूएसए चाइना को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करते हैं। अब होता क्या है, जब ट्रेड वॉर होती है, टैरिफ वॉर होती है, तो क्या होता है, यूएसए चाइना से आने वाले गुड्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देगा, चाइना क्या करेगा, बदले में यूएसए से जो गुड्स चाइना जा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देगा। अब इससे होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो बिजनेसमैन यूएसए से अपने गुड्स को चाइना भेज रहे हैं, उनको वो गुड्स कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा, वो महंगे पड़ने लगेंगे। भाई आप अभी तक बेच रहे थे मार्केट में 100 रुपए का और 25 रुपए आप उस पर मार्जिन कमा रहे थे फॉर एग्जाम्पल, अब चाइना ने क्या किया, उसके ऊपर 25 रुपए टैक्स लगा दिया, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, तो आपका क्या हुआ, अभी भी आप बेचोगे 100 रुपए का ही, या तो फिर आप 125 का करके बेचो, तो जनता नहीं खरीदेगी क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, और अगर आप 100 का बेचोगे तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल नुकसान है। ऐसे ही होने से क्या होता है, ट्रेड काफी ज्यादा हैम्पर हो जाता है। अब ये शुरुआत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से, जब पहले चाइना ने लगाया या यूएसए ने लगाया, ये वही बात है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, वो अलग की बात है, लेकिन ट्रेड वॉर शुरू हो गई दोनों में। ट्रेड वॉर इसी को बोलते हैं जब एक कंट्री टैरिफ लगाती, टैरिफ यानी कि टैक्स लगाती है, दूसरी कंट्री जवाब में उल्टा टैक्स लगा देती है, तो दोनों कंट्रीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाते हैं। अब ये अभी भी चल रहा है, जो बाइडेन के टाइम पे भी चल रहा है, और अभी फ्रेश एक तरीके से कहा जाए तो जो बाइडेन ने फ्रेश सीरीज ऑफ टैरिफ इंपोज करना शुरू कर दिया चाइनीज गुड्स के ऊपर, और यूएसए के पीछे पीछे भैया आपका यूरोप भी चलेगा, है ना, यूरोप भी क्या है, एक तरीके से यूएसए के पीछे चलने वाला एक देशों का समूह है। उसके बाद अगर हम बात करें चाइना के, चाइना से बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं, यूएसए एक्सपोर्ट होते हैं। अब इस पे यूएसए सैंक्शन लगा रहा है, इस पे यूएसए टैरिफ बढ़ा रहा है 25% के आसपास। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, यूएसए अपने यहाँ की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, जैसे कि आपकी यूनाइटेड ऑटो वर्क्स, जिसका यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, ऐसी कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहता है कि भैया आप अपने देश में ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ। अब जाहिर सी बात है, जो चाइना से आ रहे हैं, चाइना में क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने की, तो वहां पे अब सस्ते प्राइसेस में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बन रहे हैं, और जब वो यूएसए में जा रहे हैं, तो यूएसए के खुद के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो अभी शायद डेवलपिंग स्टेज में हैं, महंगे बन रहे हैं, उनको जनता नहीं खरीदेगी, तो इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया कि आपके आएंगे लेकिन आपके भी महंगे होकर के आएंगे, ताकि हमारे जो खुद के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके पैरेलल वो खड़े हो जाएं। ये हुआ। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगाने की बात करी है। यूएसए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलाई करता है चाइना के ऊपर अपने किसके, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। लगभग लगभग अगर बात की जाए तो 2023 में 640 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो इंपोर्ट किया यूएसए ने मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे अमेरिका के बिजनेसमैन हैं जो चाइना में बैठ करके मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज चलाते हैं।
अब जब दोनों कंट्रीज के बीच में मिसट्रस्ट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि ऐसे बिजनेसमैन के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, यूएसए की हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। भाई अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स को महंगा कर दोगे टैरिफ लगा करके, खुद आप उनको बना नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं देश में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी तो दिक्कत में आ जाएगी। वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें तो हो गई भैया यूएसए चाइना की आपस में। अब इसका बाकी जगहों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। पहली बात तो भैया ये स्नोबॉल इफेक्ट डालेगा, स्नोबॉलिक इफेक्ट डालेगा बाकी कंट्रीज पे। अब ये स्नोबॉलिक इफेक्ट क्या होता है, ये टर्म हालांकि यहाँ यूज नहीं हुआ है, मैं अपने आप से आपके लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, स्नोबॉलिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो जब कोई एक जो एक बड़ा इंसान होता है या फिर कोई एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी सोसाइटी की कोई काम करती है, तो उसको फॉलो करते हुए उसी की देखा देखी बाकी लोग भी उसको करने लग जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्नोबॉलिक इफेक्ट, यानी किसी एक के करने से चेन रिएक्शन होकर के वो आगे कई लोगों तक रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे ट्रेड वॉर के मायने में होगा। जब यूएसए और चाइना जैसे बड़े बड़े दो इकोनॉमीज कर रहे हैं ट्रेड वॉर, तो छोटे मोटे कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर होकर के या इससे इन्फ्लुएंस होकर के, मतलब इंस्पायर होने जैसा तो कुछ नहीं है इसमें, बट इन्फ्लुएंस होकर के कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर में इंडल्ज करेंगे, जो पूरे वर्ल्ड की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक तरीके से दिक्कत पैदा करेगा। उसके अलावा बात करें कि चाइना के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे टैरिफ लगा करके यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जब आएंगे, हम जो अपने नॉर्मल क्रूड ऑयल से चलने वाले या फिर आपके कन्वेंशनल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स को छोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिट करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। लेकिन यूएसए ऐसा ना होने पाई, क्योंकि यूएसए की आबादी बहुत ज्यादा है, यूएसए भी एक सिग्निफिकेंट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। तो अगर यूएसए में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आएंगे, तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पे बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा एक तरीके से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। बट यूएसए अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए क्या कर रहा है, क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और इसमें मेरे ख्याल से कोई नई बात भी नहीं है, यूएसए बहुत लंबे समय से ऐसा ही करता आया भी है। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें, जब इतना ज्यादा चाइना के ऊपर आप सैंक्शन लगाओगे, टैरिफ लगाओगे, दुनिया भर के काम करोगे, तो चाइना का कहीं ना कहीं ट्रेड इफेक्ट होगा। जब चाइना का ट्रेड इफेक्ट होगा, चाइना के एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होंगे, एक्सपोर्ट होंगे नहीं चाइना के यूएसए को। यूएसए एक मेजर इंपोर्टर है चाइना के गुड्स का। अब जब वो इंपोर्ट नहीं करेगा, चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो चाइना की इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। वहां पे जो है एक स्लो डाउन की स्थिति आ जाएगी, वहां पे एक तरीके से गिरावट आएगी इकोनॉमी में। और जब चाइना की इकोनॉमी में गिरावट आएगी, तो वो कंट्रीज जिनसे चाइना खुद इंपोर्ट करता है गुड्स, वो वहां से इंपोर्ट ना करके अपने एक्सपोर्ट्स जो कम हुए उसको कॉम्पनसेट करेगा। भाई जाहिर सी बात है, वो यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है अभी तक। ठीक है, उससे उसको अच्छा खासा एक फायदा हो रहा है। अब जब यूएसए से एक्सपोर्ट गिरेंगे, तो होगा कि उसका फायदा होना कम हो जाएगा। तो जहां से वो खुद इंपोर्ट कर रहा है ना, जिन देशों से वो खुद इंपोर्ट कर रहा है, वहां से वो अपने इंपोर्ट भी कम कर देगा, ताकि जो इधर एक्सपोर्ट्स कम होने से नुकसान हुआ है, वो उधर इंपोर्ट गिरा करके हम उसको बैलेंस कर ले जाएं। ये चाइना का रवैया रहेगा। अब ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसी जो कंट्रीज है, जिनका जिक्र इस आर्टिकल में भी है, जो कि कहीं ना कहीं चाइना को एक बड़े पैमाने पे गुड्स का एक्सपोर्ट करती हैं, वो इसकी वजह से सफर करेंगी। ठीक है, वो इसकी वजह से सफर करेंगी, उनके यहाँ भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढना आसान नहीं है। अगर आप कोई गुड चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाइना ने कल को आपसे लेना बंद कर दिया, तो बहुत जल्दी आप चाइना को कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ ढूंढ नहीं पाओगे कि अब हम चाइना को नहीं बेच रहे हैं, तो हम चाइना की जगह किसको बेचें। वो करना इतना आसान नहीं है। उसके अलावा जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है ना, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। रेयर अर्थ मिनरल वगैरह का भी यहाँ पे रोल आता है। ठीक है, उसके अलावा सप्लाई चेन में यूरोप एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट है। जब यूएसए सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, तो यूरोप को भी फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके इंडिविजुअल रिश्ते खराब होंगे कहीं ना कहीं। उसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया है, वो भी कहीं ना कहीं इम्यून नहीं है। इस पॉलिसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, है ना। प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं कि अपने देश के हम, भाई जाहिर सी बात है, अगर बाहर से कोई गुड्स आ रहे हैं और हमारे देश में वही गुड्स बन रहे हैं, अगर हमने बाहर से आने वाले गुड्स के ऊपर टैक्स हाई लगा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने लोकल बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान महंगा सामान खरीदना प्रेफर नहीं करेगा। बाहर से जो आ रहा है हमारे यहाँ पे, हमने उसको महंगा कर दिया, लोकल जो बन रहा है वो सस्ता बन रहा है, तो लोकल ही खरीदेगा इंसान। तो लोकल बिजनेसमैन कहीं ना कहीं फलेंगे फूलेंगे, फ्लरिश करेंगे। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो रवैया चल रहा है पूरी दुनिया में आज की डेट में, उससे साउथ ईस्ट एशिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि बहुत लोग कहते हैं, और ऐसा पूर्व में देखा भी गया, पहले देखा भी गया है, कि जब चाइना के ऊपर बड़े पैमाने पर सैंक्शंस लगाए यूएसए ने, तो जो मैन्युफैक्चरर्स अभी तक अपनी ऑपरेटिंग यूनिट चाइना में चला रहे थे, अभी तक अपना बिजनेस वो चाइना में कर रहे थे, उन्होंने उसको उठा करके शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो वैसे तो इस हिसाब से तो साउथ ईस्ट एशिया बेनिफिट कर रहा है। लेकिन खाली मैन्युफैक्चर का आ जाना सफिशिएंट नहीं है। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के लिए साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज चाइना पे ही रिलाई करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ेगी साउथ ईस्ट कंट्रीज को, कि मैन्युफैक्चरर तो आ जाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस कैसे आएगा अगर चाइना कमजोर पड़ गया तो। उसके अलावा मान लीजिए कल को यूएसए ने रूल ऑफ ओरिजिन लगा दिया। रूल ऑफ ओरिजिन आपको पता है
जैसे मान लीजिए चाइना से इंपोर्ट करने को मना कर दिया यूएसए ने कि हम कोई भी चाइना में बना हुआ सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब चाइना उसका दूसरा रास्ता निकाल सकता है कि चाइना अपना सामान बेच दे कंबोडिया को, है ना, और कंबोडिया से कहे कि तुम अपना बता करके इसको बेच देना यूएसए को। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली चाइना ने अपना सामान यूएसए भेज दिया। ये तभी तक हो पाएगा जब तक यूएसए रूल ऑफ ओरिजिन ना लगा दे। जब रूल ऑफ ओरिजिन किसी भी ट्रेड आइटम पे लग जाता है तो जो कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर रही है उसे स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है कि इस आइटम का ओरिजिन हुआ कहाँ से है, इसमें जो रॉ मटेरियल उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ये अगर हो गया तो फिर चाइना एक तरीके से बैक डोर से भी काम नहीं कर पाएगा यूएसए के साथ। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं इस पूरे आर्टिकल में, ये आपको पता होनी चाहिए बहुत बढ़िया से। अब यहाँ पे रोल आता है इंडिया का। इंडिया का क्या भैया यहाँ पे रोल है? लोग कहते थे, पहले भी कह रहे थे जब ट्रम्प और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी, कि अगर चाइना कमजोर पड़ेगा तो जो मैन्युफैक्चरर्स चाइना से निकलेंगे वो इंडिया में आएंगे अपना बिजनेस करने के लिए। बट ऐसा बहुत बड़े पैमाने पे देखने को हमें मिला नहीं। ज्यादातर वो लोग कहाँ गए? साउथ ईस्ट एशिया गए, हालांकि हमारे बगल में बांग्लादेश तक आए, बट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स चाइना से निकल करके नहीं आए। अब इसके पीछे एक बहुत मल्टीपल रीजन है कि चाइना से निकलने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंडिया अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहा है। अब ये इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, बट आप कहीं पे नोट कर लीजिए। 4-5 पॉइंट है, जैसे कि आपको लैंड एक्विजिशन करना आसान नहीं है इंडिया में। आपको पता है कि बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े पैमाने पे लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, कॉम्पेंसेशन वगैरह देना, तमाम चीजें। लैंड एक्विजिशन एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, आपका जो क्लियरेंसेस होती हैं, आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, ठीक है? बहुत सारे मंत्रालयों से अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस करना है, तो 4 तरीके के मंत्रालय से, 4 तरीके के डिपार्टमेंट से आपको क्लियरेंस चाहिए होती हैं, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कहीं न कहीं कमजोर करती हैं। उसके अलावा जो टैक्सेशन पॉलिसीज है हमारे देश में, तो वो कई सारे देशों की तुलना में हाई है कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। तो कोई भी कॉर्पोरेट जहाँ पे टैक्स लो होगा वहां पे काम करना ज्यादा पसंद करेगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पे। एनजीटी वगैरह का जो रोल है, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट को हॉल्ट कर दिया जाता है आधे कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वो एनवायरमेंटल गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर लिटिगेशन डिलेस। अगर कल को कोई विवाद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया और वो मुद्दा लिटिगेशन में यानी कि कोर्ट कचहरी के पास चला गया, तो इंडिया में क्या हाल है लिटिगेशन का, कितने टाइम में एक केस कंप्लीट होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इस वजह से भी कंपनीज यहाँ पे आना पसंद नहीं करती हैं। उसके अलावा और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके साथ अधेयर करना मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा, कुछ बेनिफिट्स भी है इंडिया में आने के, जैसे कि यहाँ पे आपको चीप लेबर मिल जाएगा। यहाँ पे बड़े पैमाने पे आबादी है ना, और बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो चीप लेबर यहाँ पे जो है, अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों तरीके का चीप लेबर आपको यहाँ मिल जाएगा। जो बैक ऑफिस सपोर्ट के लिए लोग चाहिए होते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वगैरह, वेल स्पोकन, वेल कल्चर्ड, वो भी इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे है ना। पूरी दुनिया में बल्कि जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ज्यादातर जो है मतलब वहाँ पे एक मेजर चंक इंडियंस का है ना। तो ये एक बहुत बड़ा आपका फायदा है अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने आते हो तो। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट इंडिया का खुद का बहुत बड़ा है। आप मैन्युफैक्चर करके बाहर तो भेजो ही भेजो, इंडिया में ही आपका इतना सामान खरीद लिया जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन हाँ, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इंडिया में आके बिजनेस करने के, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर ज्यादा पड़ रहे हैं। इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स चाइना से निकल करके इंडिया में नहीं आना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये मुद्दा हो गया आपका। इसके अलावा चाइना जो इंडिया है इसको बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है। कौन टफ कंपटीशन दे रहे हैं? इनकी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इनको टफ चैलेंज दे रही हैं, ठीक है। किस मामले में? लो एंड मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। यहाँ पे लिखा हुआ है लो एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो छोटे मोटे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो बाकी देशों में बहुत बढ़िया तरीके से हो जा रही है, इंडिया में उस तरीके से अभी भी नहीं हो पा रही है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुरुआत से बहुत ज्यादा पीछे रहा है। हमें हमेशा से एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी रहे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको बार बार कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, मेंस में भी, और इंटरव्यू में अगर कोई इस टॉपिक पे बात हो जाए तो यहाँ पे भी आप कोट कर सकते हैं। शुरुआत से हम रहे एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी, और हम एग्रीकल्चर से पता नहीं कब सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट कर गए। हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था, मैन्युफैक्चरिंग का फेज था, उसको एक तरीके से स्किप ही कर दिया है। काम भर की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे होती है, बट बहुत बड़े स्केल पे इंडिया ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं देखा जाता है। इंडिया में असेंबल की जाती हैं चीजें, बहुत सारी बाकी जगहों से चीजें ला ला करके उसको असेंबल करके फाइनल गुड बना दिया जाता है, बट फुल हैंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत पीछे है। तो अब बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग का फेज अप कर रही है, लेकिन अभी भी वो कैचअप करने वाले फेज में ही है, ठीक है। कैचअप करने वाले फेज में ही है, अभी बहुत प्रोमिनेंट नहीं हुई है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे और दिक्कत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यूएसए वैसे तो खुद बहुत बड़ा जो एक तरीके से ध्वजवाहक, जिसको हम फ्लैग बियरर बोलते हैं, बनता है डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस का। अभी तक यूएसए हमेशा से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रूल एंड रेगुलेशंस की दुहाई देता आया है कि अब इसका पालन करिए, उसका पालन करिए, है ना। लेकिन खुद वो कितने लंबे समय से जो डब्ल्यूटीओ की एपिलेट बॉडी है, वहां पे जजेस के अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर रहा है।
क्योंकि उस यूएसए के खुद के नुकसान हो रहे हैं। जब से यूएसए चाइना की ट्रेड वॉर चली है तो बहुत सारे मामलों में यूएसए गलत है। अगर डब्ल्यूटीओ का डिसीजन आ जाएगा तो यूएसए की साख नीचे आ जाएगी, उसकी रिस्पेक्ट एक इंटरनेशनल लेवल पर नीचे आ जाएगी। तो उसने क्या किया, एपेलेट बॉडी के जजेस के अपॉइंटमेंट को ही ब्लॉक कर दिया है ना। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जो इल्जाम हम चाइना पे लगाते हैं, चाइना मतलब वही बात है कि वो डंके की चोट पे करता है, वो एक खुल के बदतमीजी करता है। यूएसए क्या है, वो चुपचाप वाली बदतमीजी करने का काम करता है। ठीक है, और पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इन सब वजहों से क्या हो रही है, आपकी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हो रहा है। जबकि हम बात क्या करते हैं, वन वर्ल्ड एंड वन इकोनॉमी की, लेकिन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो ये सब दिक्कत की बात है। ये पूरा इस आर्टिकल का जिस्ट था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नोट्स बनाए होंगे और कुछ आपको यहाँ से समझने को जरूर मिला होगा। चलिए भाई, अब अपने हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेल। बेल कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब आपको लगेगा कि भैया सीधा सा सेंटेंस तो है ये, बेल कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। जब ऑफेंस ही नॉन बेलेबल है तो बेल कैसे मिलेगी। लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल टू विमेन। एंटिसिपेटरी बेल की बात करता है विमेन के लिए भारत का संविधान। एफआईआर लॉन्च होने में अगर डिले हो रहा है तो वो बेल के लिए ग्राउंड है। अब कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं ये आपको बताना है। चलिए, अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि आपके दो दो आज बेल के ऊपर छोटी छोटी न्यूज आइटम्स आए हैं। पहला है एबडक्शन केस में हाई कोर्ट गिव एंटिसिपेटरी बेल टू भवानी। अब ये न्यूज वगैरह क्या है, ये आपके लिए बिल्कुल भी जानना जरूरी नहीं, यहाँ पे बस एक टर्म है एंटिसिपेटरी बेल। दूसरा है कोर्ट आस्क एनआईए टू फाइल रिप्लाई ऑन एमपी राशिद बेल पिटीशन। तो राशिद जो एक तरीके से एमपी इलेक्ट हुए हैं और वो जेल में इस समय, जम्मू कश्मीर से एमपी इलेक्ट हुए हैं और जेल में इस टाइम पे हैं एनआईए की कस्टडी में एक तरीके से। तो उनको शपथ लेने के लिए इंटरिम बेल की उन्होंने एप्लीकेशन डाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईए से पूछा है कि आप जवाब कब तक फाइल करेंगे इनकी बेल एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये पूरा बेल का मुद्दा आज न्यूज में आ गया। तो मैंने सोचा कि आपको छोटा सा एक जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए कि बेल कितने तरीके की होती है, कंडीशंस बेल के लिए क्या होती है और उसके बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेल जो टर्म है वो आपका फ्रेंच ओरिजिन का है। फ्रेंच में एक वर्ड होता है बेलर, जिसका मतलब होता है टू गिव और टू डिलीवर। ठीक है, उसी से आपका ये बेल शब्द निकल करके आया है। ठीक है, बेल का मतलब बेसिकली क्या होता है, द टर्म बेल मींस द सिक्योरिटी दैट इज डिपॉजिटेड इन ऑर्डर टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द क्रिमिनल मैटर। देयर आर कॉमनली 3 टाइप्स ऑफ बेल इन इंडिया। अब भैया अगर कोई इंसान जेल में है, उसको कुछ एक सिक्योरिटी के बदले जेल से निकलने की थोड़े टाइम के लिए परमिशन दी जा रही है, तो उसको हम बेल बोलते हैं बेसिकली। इंडिया में कॉमनली 3 तरीके की बेल होती है। एक तो होती है रेगुलर बेल, जिसके लिए आपने बहुत सारी पिक्चर्स में, मूवीज वगैरह में देखा होगा, लोग कहते हैं कि हम बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेल मिल गई, बेल मिल गई। जो ऐसा पूरा डिस्कशन होता है वो नॉर्मल बेल होती है कि जब भाई आप जेल में हो लंबे समय से, तो आपको जो है बेल के लिए आपने अप्लाई किया और आपको बेल मिल गई। ठीक है, ये रेगुलर बेल है बेसिकली। ठीक है, ये उसको मिलती है जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है या वो पुलिस कस्टडी में है। इंटरिम बेल क्या होती है, अब मान लीजिए आपने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया है लेकिन उसकी सुनवाई होने में भी टाइम है, तो थोड़े टाइम के लिए कोर्ट क्या करेगा, आपको शॉर्ट पीरियड के लिए आपको इंटरिम बेल दे देगा। ठीक है, जब तक वो रेगुलर बेल या फिर एंटिसिपेटरी बेल की सुनवाई कर रहा है तब तक वो आपको इंटरिम बेल दे देगा कि भैया ये आप 5 दिन की इंटरिम बेल रखो, 5 दिन बाद हम सुनवाई करेंगे, फिर हम आपकी रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल पे फाइनली डिसाइड करेंगे कि आपको जेल में रहना है या बाहर रहना है। अभी इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल, जो कि शराब घोटाला केस में जेल में है। उनको चुनाव प्रचार के लिए इंटरिम बेल दी गई थी, क्योंकि अभी उनकी रेगुलर बेल पे सुनवाई चली रही थी और चुनाव लगातार कंप्लीट होते जा रहे थे। दिल्ली में चुनाव से पहले उनको बेल चाहिए थी, तो उनको कोर्ट ने कहा कि आपकी बेल की सुनवाई हम बाद में कर लेंगे, तब तक आप फिलहाल इंटरिम बेल ले लीजिए, आप जाके प्रचार वचार करिए और इलेक्शन के रिजल्ट आने के मतलब 2 दिन पहले, यानी कि वोटिंग खत्म होने के अगले दिन आप जेल वापस आ जाइएगा, फिर आपकी बेल के ऊपर सुनवाई होगी वापस से। ठीक है, तो ये पूरा इंटरिम बेल का मुद्दा होता है। एंटीसिपेटरी बेल वो होती है जो अरेस्ट होने से पहले ही मिल जाती है। आपने एंटीसिपेट कर लिया कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ और आप कोर्ट से जाकर के परमिशन ले आए कि भैया हमको जो है पुलिस अरेस्ट करने आने वाली है, बट हम नहीं चाहते कि हमको अरेस्ट किया जाए और हमारे पास ये ग्राउंड्स हैं कि आप हमको ये एंटीसिपेटरी बेल दे दो, है ना। तो वो एंटीसिपेटरी बेल होती है जो अरेस्ट होने के पहले ही दे दी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कंडीशंस क्या होती हैं, अब देखिए 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, एक होते हैं बेलेबल ऑफेंसेस, एक होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जिसमें ज्यादा बड़ी पनिशमेंट होती है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें छोटी पनिशमेंट होती है वो आपके बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें आपको बेल कब मिलेगी, उसके लिए क्या कंडीशंस लगेंगी। पहली तो है कि सफिशिएंट आपके रीजंस होने चाहिए ये मानने के लिए कि अक्यूज्ड ने वो क्राइम नहीं किया है। ठीक है, दूसरा सफिशिएंट रीजन होना चाहिए कोर्ट के पास कि फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है, तब तक के लिए इनको बेल दे दी जाए, है ना। अभी इनके अरेस्ट को हम कंक्लूसिवली मान नहीं सकते कि अरेस्ट सही था या नहीं था, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इनको फिलहाल के लिए हम बेल दे दे रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका एक क्राइटेरिया होता है। उसके अलावा क्या होता है, द पर्सन इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years। अगर कोई ऐसा क्राइम उसने किया है जिसमें 10 साल से कम की सजा है, बेसिकली 10 साल या उसके ऊपर की सजा, लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ पेनाल्टी, अगर ऐसी सजाओं वाला केस नहीं है तो भी उसको क्या है, बेल दी जा सकती है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए,
कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब यहाँ पे आपको देख के लग ही रहा होगा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल दी जाती है। कब? जब कोई महिला या बच्चा है ना, उसको अगर अरेस्ट किया गया नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए तो उसको बेल मिल सकती है। या फिर लैक ऑफ एविडेंस है ना, लैक ऑफ एविडेंस अगर एक्यूज के खिलाफ तो भी मिल सकती है। एफआईआर लॉन्च होने में डिले हुआ है तो भी मिल सकती है। या फिर अगर एक्यूज बहुत ज्यादा बीमार है तो भी मिल सकती है। इसके अलावा कोर्ट के पास ये राइट होता है कि कोर्ट ने बेल दे तो दी है, लेकिन उसके बाद कभी भी कोर्ट चाहे तो वो आगे जाकर के बेल कैंसिल कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार मान लीजिए इस डेट तक के लिए दे दी तो उस डेट तक बेल रहेगी ही रहेगी। उसके पहले भी कोर्ट चाहे तो उस बेल को कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया दोस्तों? पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। यहाँ पे अवेलेबल है नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात नहीं करता एंटिसिपेटरी बेल के मामले में। ये सब बात आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स में होती है, सिविल कोर्ट्स में होती है। यहाँ पे इसमें कोई बात नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी आपका गलत हो गया। सिर्फ तीसरा सही है, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, पहला और दूसरा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पे आते हैं दोस्तों। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए, सही बताने आपको कितने हैं। पहला है कि ये सेकंड लार्जेस्ट गल्फ है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा है मिसिसिपी और रियो ग्रांड रिवर जो है वो इस गल्फ में आकर के ड्रेन होती है। तीसरा यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट होता है। आइए देखते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है भाई? ये न्यूज में इसलिए क्योंकि आपका एक आर्टिकल आया है, ठीक है, जिसमें नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूएसए की एक बॉडी है, उसने फोरकास्ट किया है कि जो डेड जोन है मेक्सिको का, गल्फ ऑफ मेक्सिको में, वो इतने इतने पर्टिकुलर माइल्स को कवर करता है। अब ये न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जानना है कि डेड जोन क्या होता है और गल्फ ऑफ मेक्सिको कहाँ है, क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी है बस, ठीक है। डेड जोन का मतलब क्या होता है? द डेड जोन और हाइपोक्सिया रिफर्स टू अ लो ऑक्सीजन एरियाज इन द वर्ल्ड्स लेक एंड ओशन। जब भी दुनिया के किसी भी लेक में, ओशन में, वाटर बॉडी में ऐसा एरिया क्रिएट हो जाता है जहां पे बहुत ही ज्यादा लो ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन हो ही ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? जहां पे हाइपोक्सिया की स्टडी हो उसको हम डेड जोन बोल देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स को आपकी ऑक्सीजन चाहिए होती है जीने के लिए, कुछ ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके हाइपोक्सिक कंडीशन में भी जी पाते हैं, इसी वजह से इसको डेड जोन बोला जाता है, ठीक है। ये ज्यादातर ऐसे नेचुरली होती है, कई कई बार नेचुरली कहीं की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है, तो वहां पे डेड जोन बन जाते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज इस डेड जोन के क्रिएशन को बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? यूट्रोफिकेशन से। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? बेसिकली जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, आपको पता है कि आप खेतों में एग्रीकल्चर करते टाइम फसल में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डालते हो, न्यूट्रिएंट्स डालते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, वो सब जब पानी बरसता है, बाढ़ आती है, तो वो सब बह करके समुद्र में आता है, वाटर बॉडी में आता है, वो सारा न्यूट्रिएंट वगैरह जो सॉइल में होता है। और जब इतना सारा न्यूट्रिएंट आपका यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे? किसी वाटर बॉडी में, और उसकी एक तरीके से लेयर बना देता है, तो उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं बेसिकली। इतनी बात आप ध्यान रखिए। अ डेड जोन occurs as a result of eutrophication which happens when a body of water is inundated with too many nutrients such as phosphorus and nitrogen। स्पेशली फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्मल लेवल में क्या होता है, जो अगर नॉर्मली बातें हो तो साइनोबैक्टीरिया को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। साइनोबैक्टीरिया यानी कि जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, उनको ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। बट जब वही बात है ना, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो गए तो वो भी आपको दिक्कत करेगा। जैसे पानी आपके लिए जरूरी है, लेकिन आप 110 लीटर पानी पी जाओ तो आप कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओगे। वही वाली बात यहाँ पे भी है। तो क्या होता है कि विद टू मेनी न्यूट्रिएंट्स इट कैन कॉज एन ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्सो कॉल्ड एल्गे ब्लूम्स। अब क्या होता है, जब इतने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो ये एल्गे आपका बड़े पैमाने पे फैल जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पूरे वाटर के ऊपर एक परत जमा देता है, जिसकी वजह से सनलाइट जो होती है, सनलाइट वाटर के नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, उस लेयर के नीचे नहीं जा पाती है, ऑक्सीजन उसके नीचे नहीं पहुंच पाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां पे डेड जोन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। Dead zones form when the algae die sink to the bottom and are decomposed by the bacteria, the process that strips dissolved oxygen from the surrounding water। अब ये दोनों तरीकों से काम करता है। पहला क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स आए, न्यूट्रिएंट्स खा करके एल्गे क्या हुआ, एल्गे बहुत ज्यादा जो है फैल गए, उन्होंने एक लेयर बना दी, सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंची, डेड जोन क्रिएट हो गए। जब ये एल्गे मरते हैं, ये जाकर के पानी में नीचे डिसॉल्व होते हैं, गिरते हैं नीचे, वहां पे इनको डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, उससे भी डिसॉल्व ऑक्सीजन आपकी समुद्र से, वाटर बॉडी से डिप्लीट हो जाती है। तो जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन पे जी रहे थे, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये यूट्रोफिकेशन टर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि डेंस एल्गल ब्लूम जो है सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, वगैरह वगैरह। अब ये ह्यूमन एक्टिविटी से एक्सेस न्यूट्रिएंट आपका समुद्र में पहुंचता है, जो आपके कोस्ट लाइन्स वगैरह में रहते हैं, वहां पे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हैं और पहुंचा देते हैं यहाँ तक, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात हो जाती है, उसी से जो है आपका डेड जोन क्रिएट होते हैं। अगर एक बार डेड जोन क्रिएट हो गया, अदर फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस इट्स साइज। अब वही बात है, उनका साइज, उनकी ड्यूरेशन इन्फ्लुएंस होती रहेगी, फॉर्म वो इसी प्रोसीजर से होते हैं। अब जैसे कि अगर विंड आएगा, जब ऐसे बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी वो पानी में मिक्स होगी और डेड जोन को ब्रेक कर देगी। तो ये बात भी यूपीएससी आपसे वन लाइनर में पूछ लेगा, या फिर स्टेटमेंट में क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि भैया अगर हवा चल रही तो वो डेड जोन को बढ़ाएगी या घटाएगी? तो डेड जोन को घटाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को पानी में घोल देगी, ठीक है। हाई टेम्परेचर अगर हो गया,
हाई टेम्परेचर आपका क्या करेगा, डेड जोन को और ज्यादा वर्स बना देगा, क्योंकि वो सरफेस वाटर को और ज्यादा आपका वो कर देगा, गर्म कर देगा, है ना। तो ये भी एक दिक्कत की बात हो जाएगी। हैवी रेनफॉल जो होगा उससे भी आपका इंक्रीज होगा पॉल्यूशन। क्यों? हैवी रेनफॉल जब आपका जमीन पे होगा तो जमीन से आपका न्यूट्रिएंट्स पॉल्यूटेंट्स आपके जाएंगे समुद्र में, और वहां पे फिर से वही यूट्रोफिकेशन वाला काम करेंगे। ठीक है, तो हैवी रेनफॉल, हॉट टेम्परेचर खराब है आपका जो है एक तरीके से, ये अच्छा है जब विंड चलता है। ठीक है, चलिए, shallow waters are less likely to stratify than deep waters and they are less likely to develop hypoxic condition। अब जो भाई shallow water है, एक तरीके से जो कम गहरे पानी है, वहां पे ऐसा मुश्किल होता है कि वहां पे ये डेड जोन क्रिएट हो पाए, हाइपोक्सिक कंडीशन बन पाए। लेकिन जो डीप वाटर होते हैं वहां पे ये बन जाता है। एडिशनली वाटर्स दैट आर shallow and are clear enough to allow light to reach the bottom can support primary producers such as phytoplankton, algae and sea grasses that release oxygen during photosynthesis। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एनओएए के बारे में आप देख लीजिएगा, 1970 में बनाई गई बॉडी थी ये, यूएसए की एक बॉडी है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको के बारे में। ये आप मैप पे देख रहे हैं, ये मेक्सिको है, ये यूएसए है, और ये आपका क्यूबा है। ठीक है, ये कैरेबियन सी है, इधर आपका ये अटलांटिक ओशन है, इसके बीच में आपका पड़ रहा है ये आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको। और क्योंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है गल्फ ऑफ मेक्सिको से ही, तो ये कॉमन सेंस की बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट नहीं होगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ है, तो सेकंड लार्जेस्ट वाली बात जो क्वेश्चन में थी वो गलत हो गई। टेम्परेट आपका इस एरिया में टेम्परेट आपका क्लाइमेट रहता है, वो भी बात गलत हो गई। ठीक है, ये कैरेबियन सी जो है आपका, ये रहा कैरेबियन सी, इससे कैसे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है ये युकाटन चैनल से। युकाटन चैनल किसके बीच में है? ये क्यूबा है और ये मेक्सिको, इसके बीच में जो ये वाला जगह है ये आपका क्या है? युकाटन चैनल है ना। युकाटन चैनल आपका कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी से, और अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से। अब स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ पे है? ये क्यूबा, और ये आपका यूएस के बीच में पड़ता है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, क्योंकि फ्लोरिडा स्टेट है आपका, तो यहीं पे आपका स्टेट ऑफ फ्लोरिडा भी पड़ता है। और यही फ्लोरिडा का स्टेट आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। मिसिसिपी और रियो ग्रांड रिवर आपकी इसी में आकर के ड्रेन होती है, ये बात कॉमन सेंस की है, यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि वरा क्रूज इन मेक्सिको, गलवेस्टोन, न्यू ऑर्लियंस, पेंसाकोला एंड टेम्पा इन द यूएस। क्लाइमेट कैसी है? ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो खाली दोस्तों एक ही स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेस जूडिकाटा। रेस जूडिकाटा के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए, क्या है ये? इट इज ऑल्सो नोन एज क्लेम पर प्रिक्लूजन, इट अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल केसेस। अब आपको दूसरे स्टेटमेंट देख के पता चल गया होगा कि ये आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, लॉ की फील्ड से जुड़ा हुआ है रेस जूडिकाटा। तो रेस जूडिकाटा आपकी एक डॉक्ट्रिन होती है जो ये कहती है कि भैया जो मुद्दा एक बार कोर्ट में डिसाइड हो गया है उसको दोबारा आप उसी कोर्ट के सामने किसी और कोर्ट के सामने नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा एक लाइन में इसका डेफिनेशन है। अब ये जो आपका इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया, जहां से बाकी सारे लॉज लिए गए, इसका लिटरल मीनिंग होता है द थिंग हैज बीन जज्ड। वो चीजें जज की जा चुकी हैं, चीजों को जज किया जा चुका है, इसको दोबारा जज नहीं किया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्रेम प्रिक्लूजन। ठीक है, इसको हम क्रेम प्रिक्लूजन के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब कोई भी ऐसा आपका लिटिगेंट जो होता है वो दोबारा से केस फाइल करने का प्रयास करता है, मान लीजिए एक केस आया उसमें ए और बी दो पार्टी थी, वो दोनों पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास गई, अपना मुद्दा लेकर के, वहां पे डिस्कशन हुआ, डिसीजन आ गया बी के फेवर में। ठीक है, अब बी क्या कर रहा है? दोबारा से कोर्ट के पास जा रहा है वही मुद्दा लेकर के ए के अगेंस्ट में ही। तो अब यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा भाई, पार्टी भी सेम है ना। ये भी नहीं कि पार्टी अलग है मुद्दा अलग है, चलो मुद्दा अलग नहीं, कम से कम पार्टी अलग होनी चाहिए। एक ही जगह डी होता है डिस्प्यूट में, है ना, पार्टी भी वही मुद्दा भी वही, ऑलरेडी डिसाइड भी हो चुका था, और दोबारा क्यों आए हो? ठीक है, तो ये आपका रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है। अभी अभी जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा मे नॉट स्ट्रिक्टली अप्लाई व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट इज एट स्टेक। अगर पब्लिक इंटरेस्ट स्टेक पे है तो हम रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लेकर के नहीं बैठेंगे, उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे किसी किसी केस में। ठीक है, स्ट्रिक्टली इसको अप्लाई नहीं किया जाता है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस में आपका अप्लाई होता है। सिविल केस भी अगर पहले सुना जा चुका है दोबारा नहीं सुना जाएगा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, एंड सेम गोज विद द क्रिमिनल केस। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? ठीक है, इसका ऐसा किया क्यों जाता है? ताकि भाई जो जुडिशरी का फालतू में रिसोर्स और टाइम वेस्ट हो रहा है वो ना वेस्ट होने पाए। अब ये आपका सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में दिया हुआ है, इसको आप एक बार यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली 1 इज इनकरेक्ट, सॉरी ओनली 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, पहला वाला आपका सही है। चलिए, ग्रेट स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। अभी ग्रेट स्कीम आपकी न्यूज में थी, ये किस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से? तो आइए देखते हैं हुआ क्या है। पीआईबी में न्यूज कवर हुई थी रिसेंटली, हुआ क्या है? एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन
हैज अप्रूव्ड 7 स्टार्टअप प्रपोजल्स अंडर द ग्रेट स्कीम। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ एकदम। ग्रेट स्कीम आपकी होती क्या है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल के फील्ड में अगर कोई आपका रिसर्चर या एंटरप्रेन्योर काम करना चाह रहा है, तो उसको ग्रेट स्कीम के तहत कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो उस पैसे से अपना कुछ एंटरप्राइज वगैरह सेटअप कर सके, स्टार्टअप सेटअप कर सके। अब यहाँ पे 50 लाख तक का जो है ग्रांट नेट दिया जाता है 18 महीने के लिए ग्रेट स्कीम के अंडर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मेन मुद्दा है कि भैया ग्रेट स्कीम टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल आपका होता क्या है? तो टेक्निकल टेक्सटाइल वो टेक्सटाइल मटेरियल होता है जो आपका पहनने के अलावा बाकी जगहों पे यूज होता है, कपड़ों की जगहों पे बाकी जगहों पे यूज होता है, जैसे कि आपका सीट बेल्ट हो गया, कारपेट्स हो गए, है ना, जो आपकी सीट्स के हो गए, ये जो आप एग्रीकल्चर में ऊपर आप बनाते हो, छत बनाते हो किसी टेक्सटाइल के कपड़े से, है ना, आपका कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ट्रेडमिल वगैरह में काम आता है, सोफे वगैरह में काम आता है, फिर आपका जो ये स्पेस सूट वगैरह होते हैं इसमें काम आता है। ये सब आपके क्या है? ये सब आपके टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर डिफाइंड एज टेक्सटाइल मटेरियल and products manufactured primarily for their technical performance and functional properties rather than aesthetic and decorative characteristics। अब यही सारी चीजें यहाँ पे जो लिखी हैं वो इसमें आती हैं। तो ऐसी ही इसी को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लाई गई थी कि भैया जो इस तरीके की टेक्सटाइल के लिए काम करेगा उसको नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंडर में जो ग्रेड स्कीम शुरू की गई है, उस ग्रेड स्कीम में 50 लाख रुपए का एक तरीके से पैसा दिया जाएगा 18 महीने के लिए, ठीक है। इस मिशन का मकसद क्या है कि हमें इंडिया को टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में टॉप पोजीशन पे लेकर के जाना है, ग्लोबल लीडर बनाना है। इसके कंपोनेंट्स भैया क्या है? रिसर्च और इनोवेशन, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। 2020-21 में इसको अप्रूव किया गया था, 23-24 तक के लिए ये स्कीम या फिर ये मिशन आपका है। आई होप ये छोटी सी न्यूज थी मगर इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ में आ गई होगी। इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। चलिए भाई, अगली न्यूज पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड द कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क रिलीजेस द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे दो लोगों के नाम लिखे हुए हैं, एक येल सेंटर का और एक कोलंबिया सेंटर का। ये दोनों मिल करके आपका ईपीआई निकालते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है कि 2024 वाले इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक आपकी 176 आई है 180 देशों में से। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा, ये आपको बताना है। चलिए, तो ये आपका 2024 का जो इंडेक्स है इसमें 180 कंट्रीज को आपका रैंक किया गया है। 58 परफॉर्मेंस के इंडिकेटर हैं। ये आपका एक मैप दिखाया गया है ईपीआई की साइट पे ही, जहाँ पे आपको जो है अलग अलग कलर से रैंकिंग दिखाई गई है। जैसे इंडिया पूरी तरीके से मैरून कलर का, रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है, तो ये 24 से 30 के बीच वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया कहीं ना कहीं इसमें इंडिया फॉल करता है। और ये जितना हाई होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो आप देखिए ये जो आपकी ये नदर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, 75 या उसके अबव स्कोर कर रही हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा बुरा यहाँ पे इंडिया ही आपको देखने को मिल रहा है ना। सबसे नीचे इंडिया है, फिर ये आपका मोजाम्बिक वगैरह, मेडागास्कर, जो भी नाम भूल गया मैं इसका, यहाँ पे क्या था वो है, पाकिस्तान वगैरह। पाकिस्तान इंडिया से भी ज्यादा डार्क आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, है ना, ये सारी चीजें। खैर, तो आइए देखते हैं इसको। अब ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, येल सेंटर और कोलंबिया सेंटर ही निकालता है, ठीक है। एस्टोनिया लीड कर रहा है इसको, जिसने 59% ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम किया 1990 की तुलना में। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, नॉर्वे नहीं, आपका एस्टोनिया ने टॉप किया है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इससे क्या हो रहा है? दूसरा गलत अगर आपका निकल आया तो उसी से आपका आंसर आ जा रहा है। दूसरा गलत हो गया तो आपका 1 और 3 बचा खाली, यानी कि आपका तीसरा भी सही है। इंडिया की रैंक 176 है, आगे भी हम लोग देखेंगे भी, खैर, ठीक है। फिर जो है आपका जो 5 कंट्रीज है, द रिपोर्ट शोज दैट ओनली 5 कंट्रीज, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, टाइमोर लेस्टे एंड यूनाइटेड किंगडम्स, कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एट द रेट नीडेड टू रीच नेट जीरो बाय 2050। 2050 में हमें जो नेट जीरो पे पहुंचना है, उसके लिए जो टारगेट हमको है अचीव करना, वहां तक पहुंचने के लिए जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को काटना जरूरी है, ये सिर्फ 5 देशों ने किया है। नाम ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, टाइमोर लेस्टे एंड यूके, ठीक है। वहीं पे जो सब सहारन अफ्रीका है और सदर्न एशिया, उन्होंने बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्म किया है यहाँ पे। इंडिया 176वीं रैंक आई 180 देशों में से, 27.6 पॉइंट है खाली। इनके पीछे, इंडिया के पीछे है खाली पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, ठीक है। पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, यही 4 कंट्रीज ऐसी जिन्होंने इंडिया से भी ज्यादा पूरा परफॉर्म किया है, ठीक है। It performs poorly in air quality, emission and biodiversity conservation largely due to its heavy reliance on coal। हम क्योंकि भैया कोल पे रिलाई करते हैं अपने बिजली उत्पादन के लिए, तो जो इनके 58 इंडिकेटर, 58 पैरामीटर्स हैं, उनमें से जो एयर क्वालिटी है, एमिशंस है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, इन सब में हम पीछे लैग करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है।
इंडिया स्पेसिफिकली इंडिया रैंक्स 177th इन एयर क्वालिटी एंड 172 इन प्रोजेक्टेड एमिशंस बाय 2025। अब आपको पता है कि ये ओवरऑल रैंक इंडिया की 176 है, लेकिन अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग रैंक भी दी गई है। तो जो आपकी एयर क्वालिटी की रैंक है उसमें इंडिया और खराब परफॉर्म करता है, 177 पे चला जाता है। और जो आपका प्रोजेक्टेड एमिशंस हैं 2025 में कितने होंगे, उसमें 172वें नंबर पे आता है। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट एमिटर है ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन का, है ना। हम ऐसा पोल्यूशन कर रहे हैं जो कि बाउंड्री के उस पार जाकर के बांग्लादेश वगैरह को और वहां के रेजिडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है। अच्छा, इंडिया की वैसे तो बहुत लो रैंकिंग है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज कैटेगरी उसमें इंडिया 133rd नंबर पे आता है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं किसमें, रीन्यूएबल एनर्जी में। और उनका जो कमिटमेंट है नेट जीरो अचीव करने के लिए 2070 तक का, इसमें इंडिया 133वें नंबर पे आता है। ठीक है, हालांकि ये सारे काम करने के लिए इंडिया को 160 बिलियन डॉलर की अभी जरूरत है। अच्छा, 2024 वाला जो एपीआई उसमें कुछ नए मेट्रिक इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, आपके जो टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, उनको आप किस तरीके से कितने स्ट्रिंजेंटली कितने इफेक्टिवली उनको आप मैनेज कर रहे हो, ये सब भी यहाँ पे जज किया जाएगा इस बार वाले ईपीआई में। ये आपकी कंट्री वाइज रैंकिंग है, टॉप की और लास्ट की एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, यूके, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। ये टॉप 10 कंट्रीज है। टॉप स्कोर आपका 75.3 है। और ये आपकी आखिरी की 4 कंट्रीज हैं। नंबर यहाँ पे 176 पे इंडिया है 27.6 के साथ। सबसे पुअर स्कोर यहाँ पे किसका है, वियतनाम का 124वें नंबर, 180वें नंबर पे 24.5 स्कोर के साथ। आई होप बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। चलिए, अब यहाँ पे इंडिया ने भी कुछ रिस्पॉन्स दिया है अपना। इंडिया ने ईपीआई को कुछ रिस्पॉन्स दिया है कि आप 10 साल का ही खाली काउंट कर रहे हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कितना चेंज आया कितना नहीं आया है, इसके लिए आप खाली 10 साल का अकाउंट में ले रहे हो, लेकिन आपको 20 साल तक का लेना चाहिए बेसिकली। उससे पता चलेगा ना कि हमने कितना कम किया है। हो सकता है हमने 2010 के मामले से 2024 में आते तक कम, उतना कम ना किया हो, बट हमने 2000 की तुलना में काफी कम कर लिया हो, क्या पता, है ना। ये भी चीज होती है। फिर ग्रीन हाउस, द कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2050 इज बेस्ड ऑन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन एमिशन ओवर द लास्ट 10 ईयर विच इंडिया कंसिडर्स इनएडिक्वेट। वही बात है कि 10 साल का उतना सफिशियंट नहीं है। उसके अलावा जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट है, वो कार्बन सिंक का काम भी कर रहे हैं ना। तो आप खाली एमिशन क्यों देख रहे हो, कितना हम कार्बन को एब्जॉर्व कर रहे हैं ये आपने क्यों नहीं देखा। हमारे यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट है, 24%, 23% के आसपास, इतनी वेटलैंड्स है, इतनी सारी तमाम चीजें, नेशनल एरियाज हैं। इनको भी तो आप काउंट करिए कि कार्बन सिंक भी तो हम लोग कर रहे हैं ना, कार्बन को तरीके से हटा भी तो रहे हैं एनवायरमेंट से। उसके अलावा जो इकोसिस्टम की कंडीशन है उसको ओवरलुक किया गया है, आपके रेलेवेंट इंडिकेटर्स को यूज ही नहीं किया गया है। जैसे कि आपका एग्रोबायोडाइवर्सिटी, सॉइल की हेल्थ कैसी है, फूड लॉस कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे पैरामीटर इंडिया के हिसाब से एडमिट नहीं किए गए या फिर एक तरीके से यूज नहीं किए गए हैं। अब ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स आपका होता क्या है, इसको 2002 में शुरू किया था किसने, इनिशियली इसको शुरू किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और इसका पहले नाम था एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, बाद में इसका नाम चेंज होकर के ईपीआई पड़ा, और ये आपका येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हाथ में चला गया, आपका सेंटर के हाथ में चला गया बेसिकली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब ये सब जो है जज करते हैं कि भाई कोई भी कंट्री ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यूएन के सस्टेनेबिलिटी गोल्स के ऊपर, आपका 2015 का पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर, कनिंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के ऊपर हम जज करते हैं कि भैया कितने पैरामीटर्स पे ये सारे देश कैसा काम कर रहे हैं। 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, 11 कैटेगरीज है और 3 पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव है। 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटैलिटी और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन तीनों ऑब्जेक्टिव के अंदर में 11 कैटेगरीज हैं। उन 11 कैटेगरीज के अंदर में 58 परफॉर्मेंस के आपके इंडिकेटर्स हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 0 से 100 तक की स्केल है, 0 सबसे बुरा, 100 सबसे अच्छा। बात समझ में आ गई। चलिए, ये आपकी आज की शायद आखिरी न्यूज है। जी हाँ, बाय क्लाउड्स डू ग्रे बिफोर दे रेन। अब यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान जो होता है वो ग्रे कलर का होता है पानी बरसने से पहले। वैसे नॉर्मली ग्रे नहीं होता, लेकिन जब पानी बरसने वाला होता है तो उसके पहले वो ग्रे हो जाता है। अब यूपीएससी की आजकल आदत हो गई ऐसे जो आपके डे टू डे फिनोमिना है, जो आप रोज देखते हो, जिनको लेकर के आप अनअवेयर रहते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की। तो सिंपल सा आंसर इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है कि जो नॉर्मल क्लाउड्स होते हैं आपके, उसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, बट वो दूर दूर पे होती हैं, है ना। तो जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म का काम करती हैं और सनलाइट को अलग अलग डायरेक्शन में एक तरीके से आपके स्कैटर करके भेज देती हैं। लेकिन वो सारी जो स्कैटर लाइट्स हैं, रेज हैं, वो वापस जाकर के मर्ज होती हैं और पूरी तरीके से व्हाइट लाइट जो है पूरी दुनिया को दिखाती है कि बादल व्हाइट कलर के हैं पूरी तरीके से। लेकिन जब होता क्या है, जब पानी बरसने वाला होता है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्वलन हो जाती हैं, वो सूज जाती है, फूल जाती हैं। जब वो फूलेंगी तो ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब वो जितनी भी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी वो नीचे सनलाइट को नहीं जाने देंगी। इसी वजह से आसमान आपके ग्रे दिखने लगते हैं। हालांकि होता क्या है कि आसमान के ऊपर तो सफिशिएंट सनलाइट आ ही रही होती है। तो अगर कोई एरोप्लेन से देख रहा है इन बादलों को या फिर स्पेस से देख रहा है तो उसको उतना ही उजाला दिखाई पड़ेगा, व्हाइट लाइट ही दिखाई पड़ेगी। लेकिन क्योंकि नीचे ड्रॉपलेट्स आपकी स्वलन थी, उन्होंने अब लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये आपकी ग्रेइश हो जाती हैं। ये आपकी एक बेसिक सी बात हो गई। ठीक है, ये आपकी बेसिक सी बात हो गई। अब ये जो है आपका इसी तरीके का सेम फॉर्मूला सॉइल के ऊपर भी अप्लाई होता है। ये देखिए,
ये जो स्कैटरिंग का फिनोमिना है, ये सॉइल में भी, डस्ट में भी अप्लाई होता है। डस्ट भी लाइट को स्कैटर करती है उसी तरीके से जिस तरीके से बादल करता है, और उसी कारण से करती है जिस कारण से जो है बादल करता है। ठीक है, जिस तरीके से बादल लाइट को स्कैटर करता है, उसी तरीके से ये भी जो है लाइट को स्कैटर करते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद सॉइल भी करती है इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, माई स्कैटरिंग या मी स्कैटरिंग कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं, मी स्कैटरिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई। डस्ट स्कैटर्स व्हाइट लाइट द सेम वे क्लाउड्स डू फॉर द सेम रीजन इन अ प्रोसेस कॉल्ड माई स्कैटरिंग। ठीक है, अब ये जो है सिर्फ तभी होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा आपका, इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही है और जो सैंड का या डस्ट का पार्टिकल है जो स्कैटर करने वाला है, अगर उन दोनों में कोई मिलाप है उनकी वेवलेंथ और एक तरीके से पार्टिकल के साइज में, तभी स्कैटरिंग हो पाती, नहीं तो नहीं हो पाती। तो माई स्कैटरिंग भी टर्म आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑब्टेन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।